हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में हम बात कर रहे थे आपसे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपसे महाजनपद काल या महाभारत काल के बारे में बात कर ली है। उसके बाद हमने नंबर सेकंड पढ़ा था क्या, मौर्य काल। देखो, महाजनपद काल और मौर्य काल के बाद विदेशियों का आक्रमण जो है, मैंने कहा ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर के ईस्वी दूसरी सदी के आसपास का जो समय है, इस समय में यूनानी, शक, कुषाण और हूण मैं बात करता हूं यहां किसकी, यूनानी, शक, कुषाण, इनका क्या रहा, आक्रमण रहा। यूनानी, शक, कुषाणों का आक्रमण रहा। लेकिन ये जो आक्रमण हुआ मोस्टली भारतवर्ष पर हुआ, ठीक है। राजस्थान से बहुत ज्यादा इन आक्रमणों का संबंध नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो भी रहा है, हेडिंग हम राजस्थान के संदर्भ में हमने महाजनपद काल पढ़ा, राजस्थान के संदर्भ में मौर्य काल पढ़ा। अब हम राजस्थान के संदर्भ में क्या पढ़ने जा रहे हैं, विदेशी आक्रमण। देखो, प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास की मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखो, 150 ईसा पूर्व के आसपास यूनानी शासक मिनांडर, यूनानी शासक कौन हुए, यूनानी शासक मिनांडर, यूनानी शासक मिनांडर जो है, इनका आक्रमण हुआ या इनका शासन रहा। बेसिकली मिनांडर जो है, इन्होंने बौद्ध भिक्षु कौन थे, नागसेन। बौद्ध भिक्षु नागसेन जो है, उनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की क्या शिक्षा ग्रहण की, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। यूनानी शासक किसने, मिनांडर ने। तो यूनानी शासक मिनांडर जो है, बेसिकली इन्होंने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो किससे, बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्राप्त की। इन दोनों के मध्य जो वार्तालाप है, इन दोनों के मध्य वार्तालाप का जो वर्णन मिलता है, इन दोनों के मध्य वार्तालाप का जो वर्णन मिलता है, वो एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। कौन सा ग्रंथ, मिलिंद पन्हो नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक कौन, मिनांडर के मध्य वार्तालाप का वर्णन मिलता है। लेकिन देखो, मैं बात करता हूं राजस्थान में यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं। मैं आपसे बात करूं राजस्थान में यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं, शासक मिनांडर की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं, विराटनगर से। कहां से, विराटनगर, जयपुर से। यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं, विराटनगर, जयपुर से प्राप्त हुई है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में किस स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो हम कह सकते हैं कहां से, विराटनगर, जयपुर से। इसके अलावा देखो, बौद्धकालीन अवशेषों की भी मैंने आपसे बात की थी महाजनपद काल में, ठीक है। बौद्ध नगरी के नाम से जाने जाती थी क्या, विराटनगर, ठीक है। तो ये यूनानी शासक मिनांडर की बात हुई। देखो, यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है, तो यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं हमें मिली हैं कहां से, आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा यूनानी शासक अपोलो डॉट्स, देखो मैं बात करता हूं यूनानी शासक नहीं, अब मैं बात कर रहा हूं यूनानी देवता, और यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं प्राप्त हुई हमें कहां से, हम बात करते हैं आहड़ से। कहां से, आहड़, उदयपुर से। इसके अलावा यूनानी शासक, मैं पुनः बात कर रहा हूं यूनानी शासक अपोलो डॉट्स के सिक्के कहां से मिले हैं, के सिक्के कहां से मिले हैं। एक सभ्यता हमने पढ़ी है रैड, कौन सी सभ्यता, रैड सभ्यता, और रैड सभ्यता कहां है, टोंक में है, ठीक है। तो इस प्रकार से यूनानी शासक की मैंने बात की, मिनांडर की बात की पहले आपसे, ठीक है। मिनांडर के बाद यूनानी देवता अपोलो की बात की, और उसके बाद अपोलो डॉट्स के सिक्कों की बात की है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों बातें पेपर में अक्सर पूछी जाती है। तो ये यूनानी हुए। शकों का संबंध बहुत ज्यादा राजस्थान से नहीं रहा है। कुषाणों की अगर मैं बात करता हूं, तो कुषाण शासक हुए हैं कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क जो है, इन्होंने एक संवत की मैं बात करता हूं, शक संवत
कुषाण शासक कनिष्क जो है इन्होंने 78 ईस्वी में, 78 जब ईस्वी गुजर चुकी थी तो 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत की क्या की, शुरुआत की। कुषाण शासक कनिष्क की बात करता हूं, ठीक है। उसके बाद एक और शासक हुए कुषाण शासक हुविष्क। कौन हुए? कुषाण शासक हुविष्क। देखो कुषाण शासक हुविष्क जो हैं इनके सिक्के हमें मिले हैं कहां से? नलियासर। और नलियासर कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं विदेशियों का जो आक्रमण हुआ उसका संबंध राजस्थान से बहुत ज्यादा नहीं रहा। हमने यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राओं की बात की विराटनगर जयपुर से, और कुषाण शासक हुविष्क के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं नलियासर जयपुर से। तो ये देखो हमारा सेक्शन समाप्त हुआ, कौन सा? विदेशी आक्रमण। हम पढ़ चुके हैं महाजनपद काल, मौर्य काल, और अब बात की हमने विदेशी आक्रमण की। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है हमारा कौन सा? गुप्त काल। देखो मैंने कहा कि सारे राजवंश नेशनल हिस्ट्री में बहुत डिटेल से देखते हैं, लेकिन राजस्थान की हिस्ट्री में केवल हमें वो बातें देखनी होती है जिनका संबंध राजस्थान से रहा है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में बात करता हूं कौन सा काल? गुप्त काल। कौन सा काल बात कर रहा हूं मैं आपसे? गुप्त काल। देखिए गुप्त काल की मैं बात करता हूं तो गुप्त वंश के संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई गुप्त वंश के संस्थापक कौन कौन कहलाते हैं, तो संस्थापक हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है इन्होंने 240 ईस्वी में, अब हम ईस्वी में आ चुके हैं, ईसा पूर्व में नहीं है, अभी तक हम ईसा पूर्व की बात कर रहे थे। 240 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की क्या की गई? स्थापना की गई। देखो गुप्त काल जो है एक ऐसा काल था जिस काल में हम 3री सदी से 5वीं सदी के आसपास का जो ये काल है पूरा गुप्त काल, लगभग 250 वर्ष का इतिहास गुप्तों का रहा है, ठीक है। गुप्त काल में हम कह सकते हैं कि इंडिया में चाहे साहित्य हो, चाहे स्थापत्य कला हो, ठीक है, चित्रकला हो, ऐसा कोई सेक्शन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें आश्चर्यजनक विकास नहीं हुआ हो। इसलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त काल क्या कहलाता है? गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्णकाल। आपसे पूछा जाए किस राजवंश का काल प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहलाता है, तो हम सीधा कह सकते हैं गुप्त वंश। गुप्त काल जो है प्राचीन भारत का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। देखो आपसे पूछा जाए गुप्त वंश के प्रथम प्रतापी शासक, प्रथम प्रतापी शासक, गुप्त शासकों में सबसे पहले प्रतापी शासक हुए हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम कौन हुए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम पहले प्रतापी शासक हुए हैं। उसके बाद फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के बारे में बात करते हैं, वो शासक है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है इनका काल गुप्त वंश का स्वर्णकाल कहलाता है। भारत का प्राचीन या प्राचीन भारत का स्वर्णकाल किसका, कौन सा काल कहलाता है? गुप्त काल कहलाता है। और गुप्तों में भी अगर पूछा जाए कि भाई किस शासक का या किस गुप्त शासक का काल गुप्त वंश का स्वर्णकाल कहलाता है, तो हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त। हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो गुप्त काल का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं इसका काल गुप्त वंश का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। गुप्त वंश का स्वर्णकाल किनका काल कहलाता है? समुद्रगुप्त का। देखो समुद्रगुप्त जो है इनको एक अंग्रेज इतिहासकार हुए विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं, विंसेंट स्मिथ। उन्होंने इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। भारत का नेपोलियन। तो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ नामक अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। तो देखो गुप्त काल का स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? समुद्रगुप्त का काल कहलाता है। अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। देखो समुद्रगुप्त जो है इनके समय में मैं बात करता हूं, इन्होंने बयाना, समुद्रगुप्त के समय में बयाना वाले भूभाग पर आक्रमण किया गया। बयाना वाले भूभाग पर क्या किया गया? अधिकार किया गया। बयाना वाले भूभाग पर अधिकार करके इन्होंने
यहां विजय स्तंभ का निर्माण कराया। किसका निर्माण? विजय स्तंभ का निर्माण। आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जो विजय स्तंभ है कहां स्थित है, तो हम कह सकते हैं वो बयाना भरतपुर में स्थित है। बयाना भरतपुर में सबसे प्राचीनतम जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किस शासक के समय में हुआ, तो हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त के समय में हुआ। हम ये जो विजय स्तंभ है इसे राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ मानते हैं। राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ। ठीक है भाई, तो ये किसकी बात हुई? समुद्रगुप्त की बात हुई। देखो आगे चलकर समुद्रगुप्त के बाद फिर एक शासक हुए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहां लिख देता हूं मैं, अगले शासक कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इनके समय में 399 ईस्वी में 399 ईस्वी में चीनी यात्री फायान जो है उन्होंने भारत की क्या की? यात्रा की। किनके समय में की? जब गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त सेकंड भी बोल सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की अभी मैंने आपसे बात की है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये चंद्रगुप्त सेकंड भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इनके समय में 399 ईस्वी में चीनी यात्री कौन? फायान ने भारत की यात्रा की। और भारत की यात्रा के साथ साथ वो कहां आए? पुष्कर अजमेर आए। कहां आए? पुष्कर अजमेर। और उन्होंने अपनी इस यात्रा का वर्णन जो है एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था फोकू की। पुस्तक का नाम क्या था? फोकू की। इस पुस्तक में इन्होंने अपनी संपूर्ण यात्रा का क्या किया? वर्णन किया। तो पूछा जाता है कि चीनी यात्री फायान ने किस गुप्त शासक के समय में भारत की यात्रा की, तो हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। कब की? 399 ईस्वी में। और अपनी इस यात्रा का वर्णन जो है उन्होंने किस ग्रंथ में किया, तो हम कह सकते हैं कौन सा ग्रंथ है? फोकू की नामक ग्रंथ में उन्होंने अपनी इस यात्रा का वर्णन किया। उसके बाद देखो राजस्थान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मैं गुप्त शासक की बात करूं तो वो शासक है कुमारगुप्त। कौन है? कुमारगुप्त। यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में। देखो कुमारगुप्त जो है इनके समय में सबसे पहली बात तो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय में मानी जाती है, तो हम कह सकते हैं कुमारगुप्त के समय में इसकी स्थापना हुई। दूसरी बात देखो राजस्थान में बयाना से, कहां से? बयाना। तो गुप्त काल में सबसे प्रमुख जो स्थान था राजस्थान में क्या था? बयाना। राजस्थान में बयाना भरतपुर से चांदी से निर्मित कितने? 623 मयूर शैली के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन सी शैली के? मयूर शैली के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये जो सिक्के हैं ये किसके हैं? कुमारगुप्त के। तो हम कह सकते हैं राजस्थान में कुमारगुप्त के सिक्के कहां से? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। संख्या कितनी है? 623। और किस शैली में? मयूर शैली में निर्मित सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखो आगे चलकर मैं बात करता हूं कुमारगुप्त के बाद में जनरली आपसे बात करूं। देखो ये जो गुप्त काल है इस गुप्त काल में बयाना जो है वो नील की खेती के लिए जाना जाता था। किसके लिए? नील की खेती। कौन सी नील? वही नील जो आप कपड़ों में डालते हैं। ठीक है, बेसिकली नील की खेती होती थी। अंग्रेजों के शासन के समय में भी वेस्ट बंगाल में नील की खेती की जाती थी। उसके विरुद्ध वहां के लोगों ने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को बोलते हैं तिनकटिया आंदोलन। बेसिकली अंग्रेज मजबूर करते थे कि आप 1/3 भूमि पर क्या कीजिएगा? नील की खेती कीजिएगा। नील की खेती जिस भूमि में की जाती है वो 2-3 वर्ष पश्चात क्या हो जाती है? बंजर हो जाती थी। तो किसानों को बड़ा नुकसान होता था उससे। ठीक है, उसके विरुद्ध यह आंदोलन चला, तिनकटिया आंदोलन। यहां मैं बात कर रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का कौन सा भूभाग गुप्त काल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन सा भूभाग? बयाना जो है नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इस बात का जिक्र किया गया है कि अंग्रेज इतिहासकार थे फ्रैंको पेल्सर्ट। कौन थे? फ्रैंको
पैलसट। तो अंग्रेज इतिहासकार फ्रैंको पैलसट के अनुसार गुप्त काल में बयाना नील की खेती के लिए जाना जाता था। तो देखो बयाना का बार बार हमने जिक्र किया है, राजस्थान का कौन सा स्थल जो है गुप्त काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, बयाना। देखो बयाना के अलावा गुप्त कालीन कुछ और अवशेष हमें मिले हैं। कहां से मिले हैं? भीनमाल। भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर में। इसके अलावा एक और जगह है बूंदी वाली डूंगरी। बूंदी वाली डूंगरी, और बूंदी वाली डूंगरी जो है ये कहां है? ये है जयपुर में। तो ओवरऑल हमारे पास 3 स्थल हुए। एक स्थल हुआ बयाना भरतपुर, दूसरा स्थल हुआ भीनमाल जालोर, तीसरा बूंदी वाली डोंगरी जयपुर। ये तीनों स्थल गुप्त काल से जुड़े हुए स्थल थे। तो देखो गुप्त काल के बारे में मैं एक बार ब्रीफ करा देता हूं आपको। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईसा पूर्व में ईस्वी में की। ठीक है। गुप्त काल जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्त काल के प्रथम प्रतापी या गुप्त वंश के प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं, और सबसे प्रतापी शासक हुए हैं समुद्रगुप्त, जिनका काल गुप्त वंश का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त जो है इन्होंने बयाना वाले भूभाग को अपना अधिकार में लिया और वहां एक विजय स्तंभ का क्या कराया? निर्माण कराया, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ माना जाता है। उसके बाद शासक हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की। भारत के साथ साथ वो पुष्कर अजमेर आए और उन्होंने अपनी इस यात्रा का वर्णन अपनी ग्रंथ, अपनी पुस्तक फोकुकी में किया। ठीक है। उसके बाद गुप्त शासक कुमारगुप्त जो है, इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की गई? स्थापना की गई। साथ में कुमारगुप्त के सिक्के हमें मयूर शैली में निर्मित 623 चांदी के सिक्के कहां से? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। देखो माना जाता है कि गुप्त काल आगे एक अंग्रेज इतिहासकार हुए फ्रैंको पैलसट, इसने कहा कि गुप्त काल में बयाना जो है वो नील की खेती के लिए जाना जाता था। बयाना के अलावा भीनमाल जालोर और बूंदी वाली डूंगरी जयपुर जो है, यहां से गुप्त कालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा काल हुआ? गुप्त काल फिनिश हुआ। ठीक है। बहुत बड़ा इतिहास है गुप्त काल का, नेशनल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में देखें तो कोई लंबी चौड़ी बातें इनके बारे में नहीं है। आगे मैं देखता हूं गुप्त काल के बाद फिर हूण आक्रमण। आगे मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में? हूण आक्रमण के बारे में। नेक्स्ट, हूण आक्रमण। देखो सबसे पहली बात तो जैसे ही गुप्त काल समाप्त हुआ तुरंत एक विदेशी आक्रमण हुआ, और वो विदेशी आक्रमण था हूण आक्रमण। सबसे पहले तो हूण कौन है? हूण जो है मध्य एशिया की एक विनाशक जाति थी। मध्य एशिया की विनाशक जाति, विनाशक कह लें या बर्बर कह लें, मध्य एशिया की विनाशक या बर्बर जाति थी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो, मध्य एशिया से ये लोग आए, इन्होंने आक्रमण किया। सबसे पहले हूण शासक हुए तोरमान। कौन हुए? हूण शासक तोरमान। तोरमान जो है इन्होंने 503 ईस्वी में क्या किया? 503 ईस्वी में आक्रमण किया। ठीक है। इस आक्रमण के दौरान इन्होंने विराटनगर और एक और जगह में बात कर रहा हूं आपसे, बड़ोपल, विराटनगर जयपुर और बड़ोपल जो है हनुमानगढ़। देखो ये जो हूण जाति थी ये शैव मत को मानती थी। कौन से मत को? शैव मत को मानती थी। ठीक है। शिव के जो हम कह सकते हैं कि जो तांडव जो रूप है, या हम कह सकते हैं विकराल जो रूप है, ठीक है, उसकी ये पूजा करती थी। और यहां हम जानते हैं यहां बौद्ध धर्म का बोलबाला था। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का बोलबाला था। विराटनगर जयपुर और साथ में क्या? बड़ोपल। बहुत सारे बौद्ध मठ यहां मौजूद थे। तो जैसे तोरमान ने आक्रमण किया 503 ईस्वी में, चूंकि शैव मत को मानने वाली एक विनाशक की जाति थी, इसने विराटनगर और बड़ोपल में स्थित जितने भी बौद्ध मठ थे, क्या थे? जितने भी बौद्ध मठ थे, उन समस्त बौद्ध मठों को क्या कर डाला? तोड़ डाला। ठीक है।
उसके बाद देखो तोरमाण के बाद उनके पुत्र हुए मिहिरकुल। कौन हुए? तोरमाण के बाद इनके पुत्र हुए कौन? मिहिरकुल। मिहिरकुल ने क्या किया? देखो मिहिरकुल मैंने कहा कि शैव मत को मानने वाली जाति थी, और मिहिरकुल जो है इन्होंने आगे चलकर बारडोली के शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर, मैंने कहा कि शैव मत को मानने वाली थी। बारडोली के शिव मंदिर जो पढ़ते हैं कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। बारडोली के शिव मंदिरों का निर्माण, तो मिहिरकुल जो है इन्होंने निर्माण कराया। क्या कराया? बारडोली के शिव मंदिरों का निर्माण कराया। बारडोली की जो शिव मंदिर है, ये मंदिर निर्माण की एक शैली है, उस शैली को हम बोलते हैं नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। मंदिर निर्माण की नागर शैली में ये निर्मित है। निर्माण कराया बारडोली के शिव मंदिर। बारडोली की छतरियां उदयपुर में है और बारडोली के शिव मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में है, जिनका निर्माण किसने कराया? मिहिरकुल ने कराया। ठीक है, देखो ये जो मंदिर है, इन मंदिरों की खोज 1821 ईस्वी में किसने? कर्नल जेम्स टोड ने की। क्योंकि निश्चित रूप से कर्नल जेम्स टोड को इतिहास लिखना था, साक्ष्य स्रोत इकट्ठा करने थे, तो कर्नल जेम्स टोड ने इन मंदिरों की खोज की। नागर शैली में ये मंदिर निर्मित है। बारडोली के शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ने। देखो ये जो मंदिर निर्माण की शैली है, 3 शैलियां जनरली हम देखते हैं। ठीक है, एक शैली हमारी हम देख सकते हैं उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत की जो मंदिर निर्माण की शैली है उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली। मध्य भारत की जो उत्तरी भारत की मैं बात करता हूं, तो ये शैली है मंदिर निर्माण की नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। और नागर और द्रविड़ दोनों का जिसमें मिश्रण हो, उस शैली को बोलते हैं बेसर शैली। क्या बोलते हैं? बेसर शैली। तो मंदिर निर्माण की नागर शैली, द्रविड़ शैली और दोनों का मिश्रण बेसर शैली। चूंकि उत्तरी भारत का मंदिर है बारडोली का शिव मंदिर, इसलिए कौन सी शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। खोज 1821 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड द्वारा की गई। देखो आगे चलकर क्या हुआ, 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में गुहिल वंश, मेवाड़ में कौन सा वंश? गुहिल वंश। कहां? मेवाड़ की बात कर रहा हूं, चूंकि ये चित्तौड़गढ़ मतलब ये भी मेवाड़ में था। मिहिरकुल पर मिहिरकुल का जो हम कह सके शासन था वो कौन? मेवाड़ वाले भूभाग पर था, तभी तो चित्तौड़गढ़ में इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, मेवाड़ का तात्पर्य चित्तौड़गढ़ उदयपुर। ठीक है, तो मेवाड़ पर बेसिकली 566 ईस्वी में मिहिरकुल का शासन था, लेकिन 566 ईस्वी में गुहिल वंश के शासक हुए गहलोत। कौन हुए? गहलोत या गुहादित्य। इन्होंने 566 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्र के हूण शासक कौन? मिहिरकुल को पराजित किया और मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और मेवाड़ में गुहिल वंश की क्या कर डाली? स्थापना कर डाली। तो 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की? गहलोत या गुहादित्य ने। किसे? मिहिरकुल को पराजित कर मिहिरकुल जो है वापस कहां? मध्य एशिया में या मध्य एशिया की ओर चला गया। तो देखो बहुत ज्यादा नहीं है हूण आक्रमण में, 2 ही मैंने बात की आपसे। हूण शासक तोरमाण ने 503 ईस्वी में विराटनगर बड़ोपल में स्थित बौद्ध मठों को क्या कर डाला? तोड़ डाला, क्योंकि शैव मत को मानते थे। और तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल ने बारडोली के शिव मंदिरों का क्या कराया? निर्माण कराया। कौन सी शैली में निर्मित थे? नागर शैली में। इन मंदिरों की खोज जो है वो 1821 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड द्वारा की गई। ठीक है, और इधर मैं आपसे बात करता हूं तो निश्चित रूप से गहलोत या गुहादित्य जो है इन्होंने 566 ईस्वी में मिहिरकुल को पराजित करके मेवाड़ में गुहिल वंश की क्या की? स्थापना की। मिहिरकुल पराजित होकर के पुनः मध्य एशिया की ओर चला गया। तो ये हुई बात किसकी? हूण आक्रमण की। नेक्स्ट मैं बात करता हूं वर्धन काल या वर्धन वंश। देखो हूणों की समाप्ति के पश्चात 566 ईस्वी में हूण समाप्त हो गए थे। ठीक है, मैंने अभी कहा है मिहिरकुल पराजित हुए 566 में। इनके पराजय के पश्चात बेसिकली राजस्थान के इस भूभाग पर राजपूतों का शासन स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम 7वीं से 12वीं सदी का जो काल है उसको राजपूत काल के नाम से जानते हैं। डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले काल और पढ़ लेते हैं, वर्धन काल या वर्धन वंश। मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में?
वर्धन वंश के बारे में, ज्यादा नहीं है, वर्धन वंश के बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में वर्धन वंश के संस्थापक, मैं कहां की बात कर रहा हूं, राजस्थान में वर्धन वंश के संस्थापक कहलाते हैं प्रभाकर वर्धन। ठीक है, उसके बाद फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए, कौन, हर्षवर्धन। मैं बात करता हूं हर्षवर्धन, सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक हुए वर्धन वंश में, कौन, हर्षवर्धन। देखो हर्षवर्धन का नेशनल लेवल में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो इनके समय में वापस मैं बात करता हूं चीनी यात्री हैनसांग, जिनका वास्तविक नाम था युआन च्वांग, इन्होंने भारत की यात्रा की, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंडिया आए। ठीक है, कब आए, 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में इन्होंने भारत की यात्रा की, और भारत की यात्रा की तो भारत को इन्होंने एक नाम दिया यिनतू। भारत को इन्होंने क्या कहा, यिनतू। ठीक है भाई, उसके बाद देखो 629 ईस्वी में इंडिया आए, किसके समय में आए, हर्षवर्धन के समय में आए। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था, युआन च्वांग। ठीक है, 629 ईस्वी में इंडिया आए, यिनतू नाम दिया इंडिया को, इन्होंने यिनतू कहा। ठीक है, उसके बाद 634 ईस्वी में ये कहां गए, राजस्थान आए। राजस्थान में कहां, विराटनगर की यात्रा, और विराटनगर को इन्होंने कहा पारयात्र। क्या कहा, पारयात्र। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं 641 ईस्वी में ये कहां आए, भीनमाल जालोर। देखो इस समय भीनमाल जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर चावड़ा वंश के शासकों का शासन था। कौन से वंश के, चावड़ा वंश के शासकों का शासन था, शहर था, इसलिए इन्होंने कहा इसको पोलो मीलो की संज्ञा दी, या हम कह सकते हैं करोड़पतियों का शहर, तो करोड़पतियों का शहर या पोलो मीलो की संज्ञा किसने दी, वो दी किसने, हैनसांग ने। किसको, भीनमाल को। भीनमाल मतलब जालोर। इस समय भीनमाल पर किसका, चावड़ा वंश के शासकों का शासन था। तो देखो आगे चलकर 647 ईस्वी में जो है हैनसांग वापस चीन लौट गए। देखो हैनसांग जो है, इन्हें कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, इन्हें कहा जाता है नीति का पंडित। एक और नाम है वर्तमान शाक्य मुनि। ये इसके क्या है, उपनाम है, किसके, हैनसांग के उपनाम मैंने आपसे बात कर ली है। ठीक है, कई सारे उपनाम इन्होंने दिए, यिनतू कहा इंडिया को, पारयात्र कहा विराटनगर को, पोलो मीलो कहा किसको, भीनमाल को। ठीक है, तो इसके उपनाम की मैंने बात की, यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि। इन्होंने अपनी संपूर्ण यात्रा का वर्णन, हैनसांग ने अपनी संपूर्ण यात्रा का जो वर्णन है वो एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था सीयूकी। क्या नाम था, सीयूकी। इस सीयूकी नामक पुस्तक में इन्होंने संपूर्ण यात्रा का क्या किया, वर्णन किया। अभी फायान की बात की, उन्होंने फोकू की नामक पुस्तक लिखी या फोकू की नामक ग्रंथ में वर्णन किया। और यहां मैं बात करता हूं तो हैनसांग जो है, इन्होंने कौन सी पुस्तक, शियू की नामक पुस्तक में अपनी इस संपूर्ण यात्रा का क्या किया, वर्णन किया। तो देखो ज्यादा नहीं था, वर्धन काल में शासकों को नहीं पढ़ा है हमने, वर्धन काल में हमने क्या पढ़ा है, हैनसांग पढ़ा है, क्योंकि हैनसांग का संबंध
राजस्थान से रहा है, विराटनगर भीनमाल से रहा है। तो इस प्रकार से हम समाप्त करते हैं कौन सा काल, वर्धन काल। राजस्थान में वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन कहलाते हैं। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा की 629 ईस्वी में। 634 ईस्वी में विराटनगर आए, 641 ईस्वी में भीनमाल। और हेनसांग ने अपनी इस यात्रा का वर्णन जो है वो ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथ का नाम था सीयू की। ठीक है, तो ये हुआ किसकी बात, वर्धन वंश की या वर्धन काल की बात। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हम कह सकते हैं, अब प्रॉपर वे में हम देखें तो राजस्थान के इतिहास की जो शुरुआत है वो होती है कहां से, राजपूत काल। अभी तक तो हम डिपेंडेबल इतिहास पढ़ रहे थे, नेशनल हिस्ट्री वाला इतिहास देख रहे थे, उसमें कुछ बातें जो हमें राजस्थान से रिलेटेड मिली उन बातों की आपसे चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, राजपूत काल। 7वीं से 12वीं सदी का काल क्या कहलाता है, राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। हाँ देखिए, आगे मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में, राजपूत काल के बारे में। राजपूत काल देखिए, जनरली 7वीं से 12वीं सदी का जो काल है, 7वीं से 12वीं सदी का जो काल है वो इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्धन वंश के बाद अचानक 7वीं सदी के आसपास एक ये शब्द निकल के आया हमारे पास, कौन सा शब्द, राजपूत शब्द। ये कहां से आया, देखो हम जानते हैं राजपूत जो शब्द है बेसिकली क्षत्रिय लोगों के लिए काम में लिया जाने लगा। किसके लिए, क्षत्रिय जो शक्तिशाली जो लोग थे उन लोगों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। क्षत्रिय जो लोग हैं वो अपनी शक्ति के बल पर, या हम कह सकते हैं क्षत्रिय लोगों ने अपनी ताकत के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर क्या कर दिए, साम्राज्य स्थापित किए। और साम्राज्य स्थापित करने के साथ साथ वो क्या बने, राजा बने। क्या बने, राजा। तो हम कह सकते हैं राजपूत शब्द जो है 7वीं सदी के आसपास क्षत्रिय लोगों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा, क्योंकि क्षत्रिय जो लोग हैं उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर साम्राज्य स्थापित किया, और साम्राज्य स्थापित करके क्या बन गए, राजा बन गए। और राजा के जो संतानें हुई, राजा के जो पुत्र हुए वो क्या कहलाए, राजपुत्र कहलाए। और राजपुत्र से बिगड़ता हुआ एक शब्द जनरेट हुआ, कौन सा, राजपूत। तो राजपूत शब्द कहां से आया पता लगा। राजपूत जो शब्द है बेसिकली क्षत्रिय लोगों के लिए प्रयोग में किया जाने लगा। कब किया जाने लगा, 7वीं सदी के आसपास राजपूत शब्द जो है क्षत्रिय लोगों के लिए प्रयोग में लिया जाने लगा। बेसिकली क्षत्रिय जो लोग हैं उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर विस्तृत साम्राज्य स्थापित किए, राजा बने, राजाओं के पुत्र राजपुत्र कहलाए। और राजपुत्र से बिगड़कर होता हुआ राजपुत्र होता हुआ क्या बन गया, राजपूत बन गया। ठीक है, तो 7वीं से 12वीं सदी का काल इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई, इससे संबंधित अलग अलग मत अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहा है, बार बार पूछा गया है। उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत। तो पहली बात तो 7वीं से 12वीं सदी का काल राजपूत काल। ठीक है, ये ध्यान रखना, कई बार ये सीधा पूछा जाता है कौन सा काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो 7वीं से 12वीं सदी का काल जो है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट में आपसे बात करने जा रहा हूं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत, कौन कौन से मत अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहला जो मत है वो है नंबर 1 में आपसे बात करूं आबू के अग्निकुंड से। आबू के अग्निकुंड से बेसिकली ग्रंथ हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासु, और इसको लिखने वाले थे कौन, चंद्रबरदाई। लिखने वाले कौन थे, चंद्रबरदाई। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में कहा कि भाई देखो राजपूतों की उत्पत्ति तो कहां से हुई, आबू के अग्निकुंड से हुई। कैसे हुई, गुरु वशिष्ठ हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जो है उन्होंने बेसिकली इस सृष्टि पर जो अन्याय अपराध जो बढ़ चुके थे, दानव असुर जो पैदा हो चुके थे, उनको नष्ट करने के लिए गुरु वशिष्ठ जो है उन्होंने आबू पर्वत पर जाकर भीषण तपस्या की।
यज्ञ किया, उस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रतिहार, सबसे पहला प्रतिहार, प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है सेवक, उसके बाद या द्वारपाल। दूसरा है परमार, परमार जो है इनको पमार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पमार। तीसरा है चालुक्य, इनको सोलंकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलंकी। और चौथा है चहमान, चहमानों को क्या बोलते हैं, चौहान बोलते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित पहला जो मत है वो है कि राजपूत तो आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। गुरु वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर भीषण तपस्या की गई, उस तपस्या के दौरान अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये चारों ही क्या है, राजपूत हैं। ठीक है, इन चारों के बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। दूसरा देखो, अगला मत जो है, ये जो मत है इस मत के समर्थकों की मैं आपसे बात करता हूं। इस मत के जो समर्थक हैं मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी जो है बेसिकली हम बात करते हैं जोधपुर के राठौड़ वंश में एक बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं, जसवंत सिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान रहे हैं। इन्होंने नैनसीरी ख्यात नामक ग्रंथ की भी रचना की है, इन्होंने इस मत का समर्थन किया। इसके अलावा हम बात करते हैं सारंगधर, सारंगधर जो है इन्होंने ग्रंथ लिखा इसके अलावा हम आपसे बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने ग्रंथ लिखा वंश भास्कर। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, बेसिकली इस मत का समर्थन किया। इसके अलावा हम देखते हैं हम्मीर रासू, हम्मीर रासू, ठीक है, इसके रचयिता थे सारंगधर, इन्होंने भी इस मत का क्या किया, समर्थन किया। देखो कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने भी इस मत का आंशिक समर्थन किया। क्या किया, आंशिक समर्थन किया, ज्यादा नहीं, ठीक है, नाम मात्र का समर्थन किया। क्यों किया भाई, क्योंकि देखो कर्नल जेम्स टोड मानते थे कि राजपूत तो विदेशियों की संतान है, विदेशी जैसे शक कुषाण हूण जो है वो यहां आए और यहां आकर के यहां रहने लगे, यहां की संस्कृति में रच बस गए। आगे चलकर देखो उन विदेशी जातियों के, विदेशियों के यहां जब आगमन हुआ तो वो जो विदेशी हैं उनका शुद्धिकरण किया गया। क्या किया गया, उनका शुद्धिकरण किया गया, और शुद्धिकरण करते समय हम जानते हैं हवन किया जाता है। तो उन्होंने देखो यहां तो ये सीधा यही मानते हैं कि भाई अग्निकुंड से पैदा हुए, वैज्ञानिक तौर पर यह मत हम कह सकते हैं कि प्रमाणिक नहीं है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि अग्निकुंड से पैदा नहीं हुए, अग्निकुंड के माध्यम से तो विदेशी जातियों को क्या किया गया, विदेशी जातियों का हिंदू धर्म में शुद्धिकरण करके प्रवेश दिया गया। ठीक है, तो आंशिक समर्थन करते हैं, पूर्ण समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड तो राजपूतों को क्या मानते हैं, विदेशियों की संतान। तो अगला मत मैं आपसे बात करता हूं, पहला मत आबू के अग्निकुंड से किसने दिया, पृथ्वीराज रासू नामक ग्रंथ में चंद्रप्रदाय ने दिया। ठीक है, दूसरा जो मत है उसकी मैं बात करता हूं। अभी मैं कर्नल जेम्स टोड की बात कर रहा था। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राजपूत तो किसकी, विदेशियों की संतान थे, विदेशियों की संतान। अब विदेशियों में कौन कौन थे, विदेशियों में अभी मैं बात कर रहा था आपसे शक, कुषाण और हूण, शक कुषाण हूणों के वंशज। ठीक है, यह बात कही गई किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। देखो ये जो मत है इस मत का समर्थन किसने किया, डॉक्टर ईश्वरी सिंह, डॉक्टर ईश्वरी सिंह। इसके अलावा हम बात करते हैं रसब्रुक, या मैं लिख देता हूं विलियम क्रुक, विलियम क्रुक जो है उन्होंने भी इसका समर्थन किया। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और विद्वान D.R. भंडारकर, इन तीनों ने इस मत का क्या किया, समर्थन किया। देखो पूछा गया भाई कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को विदेशियों की संतान क्यों कहा, तो उन्होंने बताया, या हम ये कहें कि इसलिए कहा क्योंकि हिंदू जो धर्म है या राजपूत जो है इनमें बहुत सारे रीति रिवाज, जैसे सती प्रथा,
इसके अलावा हम बात करते हैं अश्व पूजा, अश्व पूजा, हम बात करते हैं शस्त्र पूजा, शस्त्र पूजा। इसके अलावा हम बात करते हैं आपसे क्या, सूर्य पूजा। ये जितने भी जो परंपराएं, जो रीति रिवाज रही हैं राजपूतों में, ये पहले किसमें थी, शक, कुषाण और हूणों में थी। अब शक, कुषाण, हूणों की जो रीति रिवाज थी उनको सीधे ही अपना लिया गया, या वो ही रीति रिवाज राजपूतों में मिली। इसलिए इन्होंने कह दिया कि भाई राजपूत तो मूलतः विदेशी, मतलब शक, कुषाण, हूणों की संतान थी। ठीक है, तो ये मत दिया गया। इसका समर्थन किसने किया, डॉक्टर ईश्वरी सिंह, विलियम क्रुक और D.R. भंडारकर ने। अगला जो मत है वो कहते हैं, एक इतिहासकार हुए हैं कनिंघम। कौन हुए हैं, कनिंघम। इतिहासकार कनिंघम कहते हैं कि भाई बिल्कुल सही बात है, विदेशियों की संतान थी, लेकिन ना तो शक की संतान थी ना हूणों की। तो फिर किसकी संतान थी, कुषाण जाति, कुषाण जाति यूची के वंशज, यूची के वंशज। यह बात कही गई किसके द्वारा, कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा, कनिंघम ने यह बात कही कि भाई राजपूत तो कुषाण जाति यूची के वंशज है। किसके आधार पर कहा गया, 978 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला, ताम्रपत्र, जिसका नाम था ब्रोच गुर्जर, ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र। ये जो ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र है, इस ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर कनिंघम ने कहा कि भाई राजपूत तो कुषाण जाति यूची के वंशज हैं। ठीक है भाई, अभी तक देखो विदेशी विदेशी हवाई फायर हो रहे हैं सारे। ठीक है, उसके बाद अगला जो मत है मैं बात करता हूं नंबर 4। हम देखते हैं ब्रह्मा की बाहों से, ब्रह्मा की भुजाओं से या ब्रह्मा की बाहों से। इन बातों का जिक्र मिलता है हमें कहां, ऋग्वेद में। कहां मिलता है, ऋग्वेद में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि भाई देखिए, हम जानते हैं कि ब्राह्मण जो क्षत्रिय है, हम 4 वर्ण पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से उत्पन्न हुए। ठीक है, वैश्य जो है ब्रह्मा जी के जांघों से पैदा हुए, और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुए। ठीक है, तो अब चूंकि क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, राजपूत कौन है, क्षत्रिय है। ऐसी परिस्थिति में ऋग्वेद कहते हैं कि भाई राजपूत तो कहां से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि भुजाओं का तात्पर्य यहां क्षत्रिय या शक्तिशाली शय है। ठीक है, तो राजपूत कहां से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी की भुजाओं से। ये मत किसने प्रस्तुत किया, या ये मत कहां मिला हमें, ऋग्वेद में मिला। देखो अगली बात में, या अगला मत जनरली हम देखते हैं, वो है ब्राह्मण वंशीय, ब्राह्मण वंशीय। देखो ब्राह्मण वंशी जो मत है ये दिया गया, एक इतिहासकार हुए हैं गोपीनाथ शर्मा। कौन हुए हैं, गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, और इसके अलावा D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर। देखो D.R. भंडारकर ने यहां भी थोड़ा समर्थन किया था। यहां हम कह रहे हैं विदेशी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में D.R. भंडारकर की बात करता हूं तो मैं यहां विदेशी ब्राह्मणों की बात करता है। ये विदेशियों की संतान वाले मत में समर्थन किया था इन्होंने, लेकिन विदेशियों में शक, कुषाण, हूण की नहीं, किसकी, विदेशी ब्राह्मणों के मत के बारे में इन्होंने समर्थन दिया था। ठीक है, तो ब्राह्मण वंशी कहा गया किसके द्वारा, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। गोपीनाथ शर्मा से पूछा गया, भाई आपने कौन सा आधार माना, किस आधार पर कह सकते हैं कि राजपूत ब्राह्मण वंशीय हैं। तो इन्होंने कहा, देखिए एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया जो शिलालेख है, इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण माना, वत्स गोत्र का ब्राह्मण। यह क्वेश्चन भी पटवार एग्जाम में पूछा गया कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण माना गया। बिजोलिया शिलालेख, डिटेल से हम इस बिजोलिया शिलालेख के बारे में आगे चर्चा करेंगे आपसे। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का क्या कहा, ब्राह्मण कहा। इसके अलावा देखो हम जानते हैं मेवाड़ का जो गुहिल वंश है, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है, ये वंश भी अपने आप को नागर वंशीय ब्राह्मण मानता है। क्या मानता है, नागर वंशीय ब्राह्मण। तो इसलिए देखो
गोपीनाथ शर्मा ने तो बात ठीक कही थी कि ब्राह्मण वंशीय है, क्योंकि 2 साक्ष्य उन्होंने रिप्रेजेंट किए। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण माना, चौहान का मतलब राजपूत, ठीक है। और गोहिल वंश के शासक जो है वो अपना आपको क्या मानते थे, नागर वंशीय ब्राह्मण मानते थे। तो ये इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने कह दिया कि भाई राजपूत तो क्या है, ब्राह्मण वंशीय है। देखो अगले मत की मैं आपसे बात करता हूं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो अगला मत है वो है कि भाई देखो राजपूत ऐसे थोड़ी पैदा हुए, अग्निकुंडों से थोड़ी पैदा होते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण वंशी भी नहीं है, भुजाओं से भी पैदा नहीं हुए हैं, कुषाण जाति यूची के भी वंशज नहीं है। तो पूछा भाई फिर कहां से आए? तो एक विद्वान हुए हैं V.A. स्मिथ, उन्होंने कहा कि देखो भारत में प्राचीनतम जनजातियां निवास करती थी। भारत में प्राचीनतम जनजातियां निवास करती थी, और इन जनजातियों में ऐसा थोड़ी है कि भाई इन जनजातियों में कोई शक्तिशाली लोग पैदा नहीं हुए। इन जनजातियों में जो शक्तिशाली लोग पैदा हुए, उन शक्तिशाली लोगों ने निश्चित रूप से बड़े विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की, वे राजा बने और राजाओं के पुत्र कहलाए राजपुत्र। तो प्राचीनतम जनजातियों के वंशज, इस बात को किसने कहा? V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ नामक जो विद्वान है उन्होंने कहा कि राजपूत तो प्राचीनतम जनजाति, प्राचीनतम जनजाति कौन कौन सी हैं? गोंड, खारवार, भर और संथाल। ये जो जनजातियां हैं इन प्राचीनतम जनजातियों के वंशज हैं। यह बात कही गई किसके द्वारा? V.A. स्मिथ के द्वारा। तो V.A. स्मिथ ने माना कि भाई राजपूत देखो विदेशी नहीं है, अग्निकुंडों से पैदा नहीं हुए हैं, ये तो भारत में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजातियों के वंशज हैं। उसके बाद देखो अगला मत देखते हैं हम, नंबर 7। नंबर 7 जो है कि देखिए भाई ऐसे थोड़ी ना राजपूत पैदा होते हैं। जनरली ये तो एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज है। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज का तात्पर्य समाज में जिस व्यक्ति ने अच्छा सम्मान प्राप्त किया, ठीक है, आर्थिक रूप से जो मजबूत रहा, निश्चित रूप से वो क्या बना? राजा बना, और राजाओं के पुत्र क्या कहलाए? राजपुत्र कहलाए। तो अगला जो मत है वो है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज। आर्थिक प्रक्रिया की उपज, यह बात कही गई किसके द्वारा? एक विद्वान हुए हैं V.D. चट्टोपाध्याय। V.D. चट्टोपाध्याय जो हैं ये कहते हैं कि भाई राजपूत तो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज है। समाज में जिस व्यक्ति ने अच्छा सम्मान प्राप्त किया और आर्थिक रूप से जो मजबूत था, वो आगे चलकर राजा बना, और राजाओं के पुत्र क्या कहलाए? राजपुत्र कहलाए। ये सारी जो बातें हैं, सारी बातें झूठी है, निराधार हैं, ठीक है। देखो अगला जो मत है मैं बात करता हूं आपसे कि भाई राजपूत तो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी हैं। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, पहले मैं सूर्यवंशी की बात कर लेता हूं। सूर्यवंशी, देखो राजपूतों को सूर्यवंशी माना गया। एक ग्रंथ पढ़ते हैं हम, हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य, इसके रचयिता थे नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। इस ग्रंथ में कहा गया कि भाई राजपूत तो कौन है? सूर्यवंशी हैं। अब सूर्यवंशी का तात्पर्य हम कहते हैं श्री राम। श्री राम के वंशज हैं। श्री राम का तात्पर्य अगर हम देखते हैं तो देखो हम जानते हैं कछवाहा शासक। कछवाहा शासक अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं अपने आप को? कुश के वंशज। और कुश से बिगड़ कर क्या बना? कुशवाहा बना। और कुशवाहा से बिगड़ कर क्या बना? कछवाहा बना। तो अलवर और जयपुर के शासक जो है अपने आप को किसके वंशज मानते थे? श्री राम के वंशज मानते थे। ऐसे देखो हम प्रतिहार वंश की बात करते हैं तो प्रतिहार वंश के जो शासक हैं वो अपने आप को श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। तो श्री राम के वंशज या उनके भाई के वंशज होने के कारण इनको कह दिया क्या? सूर्यवंशी। किसमें कहा गया? ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य, लिखने वाले हैं नयन चंद्र सूरी। देखो अगला जो मत है वो है हमारा चंद्रवंशी। अगला मत कौन सा है? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, देखो चंद्रवंशी की मैं बात करता हूं कि भाई ये तो चंद्रवंशीय है। तो चंद्रवंशीय है, ये बात कही गई किसके द्वारा? दशरथ शर्मा। इतिहासकार कौन हुए? दशरथ शर्मा,
ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ठीक है। उस पुस्तक के रचयिता हैं कौन? दशरथ शर्मा। इन्होंने कहा कि भाई राजपूत सूर्यवंशी नहीं है, ये तो चंद्रवंशी है। क्यों कहा भाई? देखो हम जानते हैं एक रियासत है जैसलमेर, और जैसलमेर में एक राजवंश हम पढ़ते हैं भाटी राजवंश, जैसलमेर का भाटी राजवंश और करौली का यदुवंश। निश्चित रूप से दोनों जो वंश है, चंद्रवंशी का तात्पर्य श्री कृष्ण से है, किससे है? श्री कृष्ण से है। और भाटी शासक या भाटी राजवंश के जो शासक है, इसके अलावा करौली के जो यदुवंशी है, ये अपना आपको किसके वंशज मानते हैं? श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। तो इस आधार पर कह दिया गया दशरथ शर्मा के द्वारा कि ये तो कौन है? चंद्रवंशीय है, ठीक है। आगे मैं 2-3 मतों की बात और कर लेता हूं। नेक्स्ट देखो, एक विद्वान हुए हैं, विद्वान का नाम था सीवी वैद्य। क्या नाम था? सीवी वैद्य नाम के जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये सारी बातें झूठी हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, आबू का अग्निकुंड, विदेशियों की संतान, अरे भाई क्या इंडिया में कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ? ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई, राजपूत तो विशुद्ध भारतीय हैं, प्योर इंडियन, विशुद्ध भारतीय, ना ये कोई विदेशियों की संतान रहे हैं, ना ये उत्पन्न हुए हैं किससे? अग्निकुंड से, ना ये चंद्रवंशीय है, ना ही सूर्यवंशी, ये तो क्या है? प्योर इंडियन है। ये बात कही गई किसके द्वारा? सीवी वैद्य के द्वारा, ठीक है। तो एक मत हुआ विशुद्ध भारतीय, मतलब सीवी वैद्य। इसके अलावा देखो एक और महत्वपूर्ण मत है, उस मत की मैं आपसे बात करता हूं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि राजपूत तो आर्यों की संतान है। किसकी? आर्यों की संतान। आर्यों की संतान बोल दे, या फिर बोल दें वैदिक क्षत्रियों की संतान, वैदिक क्षत्रियों की संतान, आर्यों की संतान या वैदिक क्षत्रियों की संतान। यह बात कही गई किसके द्वारा? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सिरोही से संबंध रखते थे। इन्होंने कहा कि राजपूत तो आर्यों की संतान है या वैदिक क्षत्रियों की संतान है। पूछा भाई क्यों? कि देखिए भाई, श्री राम श्री कृष्ण, ठीक है। इसके अलावा वैदिक काल में जो रामायण महाभारत से संबंधित जो पात्र हैं, उनके लिए आपने देखा भी होगा, संबोधन के तौर पर नाम लिया जाता है आर्यपुत्र। आर्यपुत्र मतलब श्री राम और श्री कृष्ण के पुत्र। तो निश्चित रूप से मध्यकाल में या वैदिक काल में जो आर्य थे, उनके ही वंशज जो हैं आगे चलकर राजा बने, और राजाओं से के पुत्र जो हैं वो क्या कहलाए? राजपुत्र कहलाए। तो ये जो मत है आर्यों की संतान या वैदिक क्षत्रियों की संतान, ये इन समस्त मतों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक, आपसे पूछा जाएगा भाई इन मतों में सबसे प्रमाणिक जो मत माना जाता है या सबसे महत्वपूर्ण जो मत माना जाता है वो कौन सा है? वो है हमारा आर्यों की संतान या वैदिक क्षत्रियों की संतान। तो देखो बहुत सारे मत मैंने आपको यहां राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित बताए हैं। निश्चित रूप से जो भी मत रहा, लेकिन पेपर की दृष्टि से ये मत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मतों के बारे में नेक्स्ट हम एक एक करके, हमने राजपूतों के तौर पर 4 लोगों को देखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे प्रतिहार, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा आपसे परमार, फिर मैं बात करूंगा चालुक्य, और लास्ट हम बात करेंगे आपसे चौहान। तो 7वीं से 12वीं सदी के मध्य हम 4 राजवंशों को देखेंगे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और इन चारों का जो शासनकाल है वो ही राजपूत काल कहलाता है, और वो समय है 7वीं से 12वीं सदी का। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास जो है वो क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट अगली क्लास में मैं डिटेल से बात करूंगा एक एक करके प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों के बारे में। थैंक यू।